अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं नवाज़ शरीफ जी वापसी के हवाले से। हुकूमती वज़ीर फवाद चौधरी जो चवण है तो नवाज़ शरीफ के वतन वापस अचण की ज़रूरत है। नवाज़ शरीफ के मथा केस आहिनि ऐं खेस केसनि के मुंहुं ॾियणो पवंदो। नवाज़ शरीफ जी जेका फैमिली है उन पारां अरबन रुपयनि जूं मिल्कियतूं ठाही वयूं आहिनि जिन जो को भी हिसाब वटन मौजूद कोन्हे। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां शहबाज शरीफ ख़िलाफ़ पिण हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराइण जो ऐलान कयो वियो आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत जो चवण है तो शहबाज शरीफ गारंटियर हो तो नवाज़ शरीफ 4 हफ़्तनि में वतन वापस वरंदो। शहबाज शरीफ हलफ़नामे ज़रिए ज़मानत ॾिनी हुई तो नवाज़ शरीफ 4 हफ़्तनि खां पोइ लाज़मी वतन वापस वरंदो। वफ़ाक़ी हुकूमत जो इन हवाले से चवण है तो हुकूमत अटार्नी जनरल के हिदायत कई है तो जाली हलफ़नामे ते पाण मुरादो नोटिस वठे। इन ते भी ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा मौलाना फज़लुर रहमान के हवाले से ॻाल्हि कंदासीं तो उनजो चवण है तो एस्टेब्लिशमेंट मकानी चूंडनि में न्यूट्रल नज़र आई जंहिंजे करे KPK जा नतीजा संदन हक़ में नज़र आया। उनजो चवण तो 2018 जूं जेके आम चूंडियूं हुयूं उन में सरासर जेका मुदाख़लत हुई जंहिंजे करे खेनि शिकस्त नसीब थी। मौलाना फज़लुर रहमान जो इहो भी चवण है तो नवाज़ शरीफ ॾे ज़रूर वापस ईंदो। नवाज़ शरीफ 23 मार्च ते इस्लामाबाद में जेको मार्च थींदो उन में पिण शिरकत कंदो। इन हवाले से पीपल्स पार्टी ऐं NP पिण मौलाना फज़लुर रहमान जो चवण हो तो अपोजिशन जो हिस्सो आहिनि। इन ते भी ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा मुल्क में वधंदड़ कोरोना वायरस के केसनि ते भी ॻाल्हाईंदासीं। पर नवाज़ शरीफ जी वापसी के हवाले से हिन वक़्तु जिन मेहमाननि असांखे ॻाल्हाइण जे लाइ जॉइन कयो उनजो तारुफ़ कराईंदी हलां। नून लीग सां ताल्लुक़ रखंदड़ इंतई सीनियर अॻवान सिद्दीकुल फारूक साहब असां सां गॾु आहिनि। सिद्दीकुल फारूक साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी सबीन, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब। मेंबर कौमी असम्बली MNA PTI से ताल्लुक़ रखंदड़ नुसरत वाय साहब असां सां गॾु आहिनि। नुसरत साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिद्दीकुल फारूक साहब, शुरुआत करूंगी नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। वफाकी हुकूमत बजिद है कि अगर नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं तो उनको केसेस को, मुकदमा जो उन पर हैं उनको फेस करना पड़ेगा जिसमें वो सजा याफ्ता है। क्या कहेंगे नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबीन मेमन साहिबा और नुसरत वाहिद साहिबा को भी सलाम। अच्छा, पहली बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी से क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा या इमरान खान की और इन सारी टीमों की कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी जो 3.5 साल में इन्होंने मुल्क को डुबो दिया है। अभी 17% जो इन्होंने मजीद सेल्स टैक्स और 350 अरब के टैक्सेस और लगाए हैं जो अभी बजट पेश किया है, क्या वो सब खत्म हो जाएगा? बिल्कुल 3.5 साल में ये बताएं कि इन्होंने कौम को दिया क्या है। नवाज शरीफ साहब पर इन्होंने 7 अरब रुपए का एक जाली झूठा मुकदमा बनाया जो मरने वाले जज अरशद मलिक की वीडियो से भी साबित हो गया, उनको डिसमिस भी कर दिया गया इसी वजह से। अब हमारा जो बजट है 2021-22 का जो इस जून को खत्म हो जाएगा वो 8,000 अरब से ज्यादा का है। 8,000 अरब से ज्यादा का बजट, 7 अरब का झूठा केस तो उससे फर्ज करें सिद्दीकुल फारूक इनको 7 अरब दे देता है, उससे ये सारे मामलात हल हो जाएंगे। ये चूंकि नालायक हैं, इनसे 3.5 साल में कुछ नहीं हो। ये इन्होंने, याद है ना आपको, 100 दिन में तब्दीली लाएंगे, 90 दिन में सारे मगरमच्छ पकड़ लेंगे। 200 अरब डॉलर इमरान खान ने कहा था, मैं अल्लाह से वादा करता हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर वादा करता हूं, 200 अरब डॉलर वापस ले आऊंगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, माफ कीजिएगा कता कलामी की आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन वफाकी हुकूमत की ये स्टेटमेंट आप नहीं समझते कि क्या वो इस जगह यहाँ पे गलत है कि नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस आते हैं तो बेशक आए, वो कह रहे हैं उनको आना चाहिए, उन पे केसेस हैं, लेकिन उनको केसेस को जो है वो फेस करना पड़ेगा। अदालत कोर्ट से, अगर कोर्ट से उनको रिलीफ मिलता है तो वो कहते हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। फिर मैं आपको जवाब अर्ज कर रहा हूं। जी प्लीज। जो टीवी चैनल्स ने लाहौर हाई कोर्ट में जो जमानत दी गई जाते हुए जो जनाब नवाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया, वो सब दिखा दिया है कि जब डॉक्टर्स उनको सेहतयाब करार देंगे वो वापस आ जाएंगे। ये शौक अपना पूरा कर लेना, अटार्नी जनरल की जिम्मेदारी लगाइए, चले जाएं कोर्ट में। नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जब सेहतमंद हो जाएंगे, उनकी सेहत बिल्कुल बेहतर तो हुई है लेकिन दिल का मामला, उनके गुर्दों का मामला और कुछ मामलात हैं अभी, जब वो इंशाल्लाह बेहतर होंगे आ जाएंगे और हो सकता है वो मार्च से पहले ही आ जाए।
ठीक, नुसरत साहबा मेरे साथ है। नुसरत साहबा, गुफ्तगू आपने सुनी सिद्दीकुल फारूक साहब की, क्या कहेंगी आप नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से? नवाज शरीफ साहब खुद का कहना है कि इस तरह की बातें ना फैलाई जाए, डील का नाम ना दिया जाए, मुलाकातें या सियासी बातें होती रहती हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत का कहना है कि जो गारंटियर थे उनके शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने हलफनामे के जरिए ये जिम्मेदारी ली थी कि 4 हफ्तों के बाद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, जबकि वफाकी नून लीग का कहना है कि अगर वो ठीक होंगे तो वापस आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सबीन अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। मैं प्रोग्राम की इब्तिदा अपने भाई के जुमलों से करूंगी कि उन्होंने कहा कि क्या नवाज शरीफ आ जाएगा तो मुल्क के कर्जे उतर जाएंगे, क्या नवाज शरीफ आ जाएगा तो मसले हल हो जाएंगे या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा या कुछ इस तरह हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि उनके आने से सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन क्या हम ये नहीं जानते कि इस वक्त मुल्क जिन हालात में है वो एक्चुअली इन्हीं लोगों का क्रिएट किया हुआ है। जाहिर है अगर उस पैसे को बैलेंस तरीके से रखा जाता, जो कुछ भी ये ले गए बाहर और जाके जायदादें अपनी बना ली, और यहाँ पाकिस्तान में भी 26,000 किनार पे बना हुआ राइवेंट, तो मुझे बताएं वो पैसा कहाँ से आया? कोई तो हिसाब, कोई तो पर्ची, कोई तो चीज होती। इल्जाम ये कह रहे हैं गलत लगाया हुआ है 7 अरब का, तो अगर इल्जाम गलत है तो वो इमारतें कैसे खड़ी होगी, वहां पे वो कैसे रह रहे हैं? और ये आज की बात नहीं है, पता नहीं 2006 से उससे भी पहले उन्होंने खरीद लिया था। तो ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं कि जी वो आ जाएंगे, उनको पता नहीं क्या हो रहा है, उनके दिल में कुछ हो रहा है या गुर्दों में कुछ हो रहा है। पहले प्लेटलेट्स पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए कि जिसके ऊपर एक खातून है शाहिदा रहमानी पीपल्स पार्टी की, उनके हस्बैंड को 60,000 उनके रह गए थे प्लेटलेट्स एंड ही डाइड। क्योंकि कुछ कम होने के बाद आपका तमाम ऑर्गन ब्लीड करना शुरू हो जाते हैं। तो इस किस्म का कोई किस्सा नहीं था। जाहिर अगर होता तो वो वहां जाके किसी ना किसी डॉक्टर को जरूर चेक कराते, लेकिन इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। लेकिन नुसरत साहबा वो मुल्क से भागकर तो नहीं गए ना, वफाकी हुकूमत को पता था, उनकी परमिशन से गए ना, अदालतों के रिलीफ से गए हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके भाई ने जो गारंटी दी थी कि 4 तब्दीली में कर रहा हूँ, 500 रुपये 50 रुपए में उनकी गारंटी दी गई थी और कि वो आ जाएंगे, तो वो इलाज की तरफ से गए थे, क्योंकि वो तो किसी भी लम्हे यहाँ पे फौत होने वाले थे। और फिर प्राइम मिनिस्टर को ये हुआ कि अगर खुदाना खासा वो फौत हो गए तो एक और भुट्टो फिर जिंदा हो जाएगा और वो कभी नहीं मरेगा। इसलिए उन्होंने जो भी उनकी रिपोर्ट्स आई और जिस तरह उन्होंने फेक तरीके से अपना प्लेटलेट्स नीचे गिराए, वो होते आजकल हो जाते हैं। आपको पता है मेडिकल कहाँ से कहाँ तरक्की करके चल गई है। तो वहां जाके क्यों नहीं कभी किसी एक डॉक्टर को भी दिखाया गया? कोई भी इस तरह की चीज नहीं। लेकिन भारत, इन लोगों का अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है। हमारा ख्याल ये है कि उनको यहाँ पे आना चाहिए, अपने केसेस का सामना करना चाहिए और जो कुछ भी उन्होंने किया है उसका हिसाब किताब देना चाहिए। इसमें मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं, कोई गलत बात नहीं है। जी प्लीज लेट हर कंप्लीट सिद्दीक साहब, बस मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी प्लीज नुसरत साहिबा। जी, तो मसला सारा ये है कि शहबाज शरीफ जो है साहब, उनको पाकिस्तान, नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाने के लिए किस तरह किया जाए, कौन सी ऐसी तरकीब की जाए जिससे वो वापस आ जाए? क्योंकि उनके मेरे ख्याल में वीजा भी खत्म हो गया है, पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया है, सारी चीजें हो गई हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली उनको आ जाना चाहिए। लेकिन उनके आने के बाद यकीन करें कि हम बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब सारी कीमतें वापस अपनी जगह पे आ जाएंगी। लेकिन नुसरत साहिबा, अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हैं, अगर नवाज शरीफ साहब वतन वापस आते हैं तो उनको फिटनेस सर्टिफिकेट तो, क्लियरेंस सर्टिफिकेट तो लेना होगा ना वहां से, ताकि सेहत के हवाले से, जिस्मानी हवाले से। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। तो लेकिन अब बस हम अगर वो लोग दे देते हैं कि वो फिट है, ट्रैवल कर सकते हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह आ जाए यहाँ पे। तो बस इतनी सी बात है। हमें तो कोई उनके साथ लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि वो आए और अदालतों का सामना करें, बस। जी सिद्दीकुल फारूक साहब प्लीज। देखिए, कहती हैं मेरी बहन नुसरत वाहिद साहिबा कि हमारा मौक़िफ़ है और एक इनका मौक़िफ़ है। हमारा मौक़िफ़, जनाब नवाज शरीफ जेल में हैं, वहां से वो नैब की कस्टडी में आते हैं, अस्पताल में सूबाई हुकूमत उन्हें एडमिट करवाती है। हर दूसरे दिन सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद उनकी सेहत का बुलेटिन जारी करती हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो शौकत खानम के डायरेक्टर को भेजते हैं कि जाके देख के आओ और सारा कुछ। जब सारी रिपोर्टें इकट्ठी होती हैं, उनमें ना कोई मुस्लिम लीग नून का डॉक्टर था,
ना कोई इत्तेफाक अस्पताल का डॉक्टर था, कोई सारा हुकूमत का अपना अरेंजमेंट है। फिर अगर ये फर्ज करें, ये कहते हैं कि जी वो इन्होंने मैनेज किया, तो फिर आप सब इतने नाअहल नालायक हो कि यास्मीन राशिद भी नालायक है, आपके अस्पतालों के सारे भी नालायक हैं। और अब तो 2 हफ्ते हो गए हैं, फौत हो गए हैं डॉक्टर शमसी साहब, जो खून के अमराज के माहिर थे। माहिर थे। उनको भी हुकूमत पंजाब और मरकजी हुकूमत बुलाती है, और वो बोर्ड बैठता है, वो भी बताता है कि ये बीमार हैं। उसके ये हमने ना हमारे अस्पताल ने किया, ये आपके कंट्रोल में सारी रिपोर्टें जमा हुई, नंबर 1। उसके बाद हाई कोर्ट में मामला गया। हाई कोर्ट ने एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया कि 4 हफ्ते के लिए भेज रहे हैं, लेकिन जब वहां डॉक्टर्स इनको फिट करार दें, ये आ जाएं। अब ये कल भी, अब आपके पास भी अगर नहीं है तो मैं भेज दूंगा, कल भी सारे चैनल्स दिखाते रहे हैं कि ये है वो रिपोर्ट्स, ये है वो गारंटी, ये है वो जमानत, ये है वो सर्टिफिकेट। अब इसमें हमारा मौकिफ तो कानून कायदे के मुताबिक है, हकायक के मुताबिक है। रह गया पीटीआई का मौकिफ, तो ये हवा में बातें करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने ये फरमाया कि जी वो जो जिन हालात में मुल्क हमें मिला है, भाई आपको जो हालात जो मुल्क मिला, आपके खुसरो बख्तियार उस वक्त वजीर मनसूबाबंदी थे। उन्होंने पार्लियामेंट को बताया कि मुस्लिम लीग नून के दौर में $30 बिलियन के प्रोजेक्ट्स सी पैक के मुकम्मल हुए। आपके हमाद अजहर ने कौमी असम्बली को बताया कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में $35 बिलियन कर्जा लिया और 33.51 बिलियन, यानी 33.5 बिलियन से भी ज्यादा कर्जा वापस किया। और मैं ये जो बात कह रहा हूं सबीन, और मैं अपनी बहन, आप बेटी हैं, वो बहन है नुसरत वाहिद साहिबा, मैं इस पर बिल्कुल बेस्ट शर्त लगाता हूं कि मैं जो हकायक दे रहा हूं, अगर ये गलत हो तो मैं 5 लाख रुपए जुर्माना दूंगा, और अगर ये दुरुस्त है तो मेरे साथ ये भी शर्त लगाएं कि ये फिर मुझे 5 लाख रुपए देंगी। अगली बात आ जाए, हमने इनको जो दिया इकोनॉमी 5.8 जीडीपी थी, हमने जो इकोनॉमी दी 4% जो थी वो अफरात ज़र था। हमने जो इकोनॉमी दी 12,000 मेगावाट बिजली बना के दी। हमने जब मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद थे तो 102 रुपए का डॉलर था, जब मियां साहब को हटाया गया तो फिर वो डॉलर 120 तक पहुंच गया, और इनका डॉलर अब 180 पर पहुंच गया है। तो भाई हमने तो आपको बहुत उम्दा हालत में दिया था पाकिस्तान। और चीनी 50-55 रुपए किलो थी, आटा ठीक। 35 रुपए किलो था, बिजली 8 रुपए यूनिट थी। ये गैस की क्या कीमत थी, पेट्रोल 65 से 70 रुपए लीटर था। हमने ये पाकिस्तान आपको दिया। और अगर कोई कहता है कि जी जाली तरीके से किया हमने 5 साल, तो आप यार आप 2 साल कर लो जाली तरीके से। अगर जाली तरीके से ये काम हो सकता है तो आप भी जाली तरीके से कर लो, शाबाश, आगे बढ़ो। ठीक ठीक। नुसरत साहबा, गुफ्तगू आपने सुनी सिद्दीकुल फारूक साहब की, क्या कहेंगी? उन्होंने बड़ा तफसीली बताया कि जो डॉक्टर्स बैठे थे वो उनके भेजे हुए नहीं थे, सारी चीजें वफाकी हुकूमत के सामने से हुई हैं। आपको पता है नवाज शरीफ साहब को सिर्फ उनका पर्सनल डॉक्टर देख सकता था, उसके अलावा कोई नहीं देख सकता था, किसी को कमरे के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। और जो भी रिजल्ट और जो कुछ भी हुआ वो उनकी तरफ से आता था, और फिर आगे इन लोगों को बताया जाता था कि ये हुआ और ये हुआ। देखिए मैं इस बात की विटनेस नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है इन बातों का, ठीक है। हो सकता है मैं गलत हूँ यहाँ पे, मैं अगर गलत हूँ तो मैं अपोलोजाइज करूंगी इनसे, लेकिन था यही कि इनका पर्सनल डॉक्टर उनके पास जाता था और सारी चीजें करता था। अच्छा, जहाँ तक इनकी बात है कि चीजें महंगी हो गई, हुकूमत नाअहल है, ये तो खैर अभी हुकूमत हमने शुरू ही की थी, पहला दिन था प्राइम मिनिस्टर का स्पीच करने का। उससे पहले बिलावल जरदारी ने खड़े होकर कहा कि जी एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद इन लोगों ने जिस तरह शोर शराबा किया कि नाअहल नाअहल है, उस दिन से लेकर आज तक हर रोज नाअहल कहा जा रहा है। अगर हम इतने नाअहल हैं तो पूरी दुनिया में किस तरह हम अपना नाम बना रहे हैं, जिस तरह हमें पूरी दुनिया रिगार्ड कर रही है। आप देखें ओआईसी का कितने सालों बाद, 40 साल बाद मेरे ख्याल में ओआईसी का यहाँ पे इजलास हुआ है। उसके अलावा आप देखें अमेरिका चले जाएं, ब्रिटेन चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, इस कदर इज्जत और एहतराम दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर को। अगर वो इस काबिल नहीं है तो लोग क्यों उनके साथ करेंगे?
उन लोगों को तो फौरन पता चल जाता है कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। लेकिन बाहर इकोनॉमी खराब हुई, उसका आप ये देखिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ऊपर चलना शुरू हुए थे, तो एकदम कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से जो, हालांकि फिर भी हमने बहुत स्मार्ट लॉकडाउन किया कि दूसरे मुल्कों की तरह नहीं हुआ कि बिल्कुल ही रोजी खत्म हो जाए। स्मार्ट लॉकडाउन किया जिससे कारखाने तो ज़ाहिर बंद थे, बाकी चीजें बंद थी, उससे बहुत ज्यादा इकोनॉमी को फर्क पड़ा। उसके अलावा आप सोचिए 12-12 हजार रुपए पता नहीं कितने हजारों लाखों लोगों को दिए गए। हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं थे, उसके बावजूद हुकूमत ने किया सब कुछ। अपनी जेब से तो खैर नहीं, जाहिर है, तो कर्ज लिए उसी से किया। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे। किस तरह हम लोगों ने आवाम को भी ठीक रखा और मुल्क को भी ठीक रखा कि आज हम लोग कोरोना से बचने और बचाने वाले मुल्कों में नंबर 1 पे हैं। ये कोई छोटा मोटा क्राइटेरिया तो नहीं है कि आपके पड़ोसी देखें कहाँ से कहाँ पहुंच गया, बाकी लोग पता नहीं कितना ज्यादा। हमारी इकोनॉमी पहले ही, इनका ख्याल है कि इन्होंने बहुत ज्यादा पैसे छोड़े थे और शायद हम लोगों ने अपनी जेबों में डाल लिए, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं जो जिनको ना अपने किसी पैसे से दिलचस्पी है ना किसी ओहदे से दिलचस्पी है। वो तो आए सिर्फ इसलिए थे कि किसी ना किसी तरह इस मुल्क को सीधे रास्ते पे ले आए। लेकिन जाहिर है कि हम सब इतने ज्यादा आदी हैं करप्शन के और इस तमाम चीजों के, क्योंकि दूसरी जो 2 पार्टी हैं उन्होंने सबसे बड़ा जो कमाल किया है ना, वो ये है कि हम लोगों के अंदर से, आवाम के अंदर से ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया कि करप्शन क्या है और करप्शन क्या नहीं है। जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, जिसके पास ओहदा है उसकी इज्जत है। तो कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरह आया, कोई नहीं पूछेगा आपसे, उसको बस ये चीजें नजर आती है। तो ये एक बहुत बड़ा मॉरल ड्रॉबैक है जिसको हम कर सकते हैं कि आप ये समझें कि हमारी पूरी आवाम में ये इनकलकेट हो चुका है। तो बस इतनी सी बात है। मैं सिद्दीकुल फारूक साहब का मौक़िफ़ इस पे जी सिद्दीकुल फारूक साहब ये का जवाब भी दीजिएगा, वक्त मेरे पास महदूद है, और ये भी बताइएगा मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस आए और 23 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ मार्च जो है वो अटल है, क्या कहेंगे आप? जी, मैं आपके सवाल मौजूदा का जवाब दूंगा और नुसरत वाहिद साहबा का। करप्शन, इमरान खान साहब ने ये पिछले महीने नैब के कानून में ऊपर नीचे 4 तरमीम करके अपने आप को, यानी इमरान खान ने अपने आप को नैब के कानून की गिरफ्त से निकाल के बाहर कर लिया, अपने वज़राए आला को बाहर निकाल दिया, अपनी काबीना के वज़रा को बाहर कर दिया, ब्यूरोक्रेसी को बाहर कर दिया। गोया यही सारे करप्ट हैं। अगर ये अपने आप को बाहर न करते तो इन पर हाथ पड़ने वाला था। तो अगर ये इतने फेयर थे और ईमानदार थे तो अपने आप को नैब की पकड़ से बाहर क्यों निकाला? दूसरी बात, इन्होंने काला धन अपना सफेद कराया। क्यों कराया काला धन सफेद? काला धन का माना हराम का पैसा है ना। इमरान खान ने सफेद कराया। अगली बात यह है कि इन्होंने जो लोगों को पैसे दिए वो तो वही बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, आवाम के टैक्सों का पैसा है, 12-12 हजार रुपए। जाइए, लोग कहते हैं किसी को 6,000 मिले हैं, किसी को 5 मिले हैं, इन्हीं के लोग खा गए हैं। ये इल्जाम नहीं है, ये जाके चेक करें। दूसरी बात, ये कहते हैं जी अमेरिका में बड़ी इज्जत है। आज जो तकरीर की है वजीर खजाना ने और कल जो प्रोग्राम में, एक टीवी प्रोग्राम में बताया है, उन्होंने कहा कि हम IMF जो हमसे शराइत सख्त जबरदस्ती मनवा रहा है वो अमेरिका का दबाव है। अगर अमेरिका आपका दोस्त हो तो वो आपकी मदद करे, वो तो IMF को कह रहा है इन पर और सख्त शर्तें लगाओ। तो कहाँ है इमरान खान का असर रसूख और कहाँ है इज्जत? अमेरिकी सदर के टेलीफोन का 2 साल से इंतजार कर रहे हैं, वो सदर टेलीफोन नहीं कर रहा। और वो इनके इमरान खान साहब का जो अपना फॉरेन अफेयर्स पे मशीर है वो कह रहा है कि जी वो हमें टेलीफोन नहीं कर रहे हैं और हम टेलीफोन का इंतजार कर रहे हैं। अब आ जाइए अपना OIC पर। बड़ी अच्छी बात है कि OIC के हमारे मुमालिक दोस्त आए, लेकिन मुझे ये बताइए कि इमरान खान साहब ने असर रसूख इस्तेमाल करके अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करवा लिया है या अफगानिस्तान के लिए कोई 10-20 बिलियन डॉलर आ गए हैं? आके अगर नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन हो गया है तो उसका क्या मतलब है? और अगली बात जो आपने की, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दावत दी है, हम सब कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, देखिए जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में। कोई एक लम्हा, मैं आपके सामने बैठा हूं बाप, और 4 अक्टूबर 2016 को मेरा 27 साल का जवान बेटा फौत हो गया। मैं कुछ नहीं कर सका
किसी की जिंदगी का कब तक है कोई नहीं कह सकता। नवाज शरीफ साहब, इमरान साहब या शहबाज शरीफ साहब या आसिफ जरदारी साहब या मैं, आप, अपना सबीन या मैं, किसी का कुछ पता नहीं। लेकिन इलाज कराना सुन्नत है। वो सुन्नत के हुक्म के मुताबिक गए हैं इलाज कराने। इंशाअल्लाह अल अजीज वो जल्द वापस आएंगे और रब्बुल इज्जत करे कि वो पाकिस्तान के लिए वो मार्च से पहले आ जाएं। हम अदालतों का कानून के मुताबिक फेस करेंगे, लेकिन इन अदालतों का जो हाल है वो बशीर जो अपना अरशद मलिक की वीडियो और बहुत सी वीडियोस बता रही हैं कि अदालतें कर क्या रही हैं, ये एहतसाब अदालतें और दूसरी अदालतें, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले इन अदालतों के और नैब के बारे में पढ़ लें कि उन्होंने कहा है कि ये वफादारियां तब्दील कर रहे हैं। जी नुसरत साहिबा, मैं आपका मौक़िफ़ लेके ब्रेक की तरफ जाऊंगी। जी प्लीज। जाहिर है इन्होंने अपनी पार्टी को, अपने लीडर को सपोर्ट करना है, इसके अलावा और वो क्या कर सकते हैं। लेकिन अदालतें जो है उनके ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते। अदालतों ने ही रिहाई दी है सबको, इनके जितने MNA और MPs हैं या जितने मिनिस्टर थे या जो भी है, पीपल्स पार्टी के जितने लोग हैं, सबको अदालतों ने ही रिहाई दी है। वो जेल से बाहर घूम रहे हैं सारे के सारे। तो उसमें हम अदालत को क्या कहें? अदालत को तो कुछ नहीं कहा जा सकता, जो उनका फैसला है वो सर आंखों पे। लेकिन उन लोगों को गिरफ्तार तो किया गया, इन्वेस्टिगेशन तो की गई। अब क्या बरामद हुआ क्या नहीं बरामद हुआ अभी हम लोगों को कुछ पता नहीं है इस बारे में। लैब के अलबत्ता सरदार ने बात की थी। मेरे भाई ने 2 दफा अरशद मलिक की बात की जी। अरशद मलिक साहब की जो वीडियो आई थी और एक्सपोज हुई वो, और उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, वो साफ फौत हो गए, बहुत जल्दी फौत हो गए। क्योंकि हर इंसान इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स नहीं सह सकता। मैं समझती हूँ कि ये जो भी इन लोगों ने एक तरकीब आजमाई हुई है कि किसी भी इंसान के खिलाफ उसकी वीडियो ले आओ, ऑडियो ले आओ और बात करना शुरू कर दो, वो इज्जत जो आप 100 साल लगाते हैं धीरे धीरे करके कमाने में, वो एक लम्हे में आप वीडियो निकाल दें, कोई फेक है, कोई ओरिजिनल है, कोई ऐसी है वैसी है। मेरे ख्याल में तो इस तरह की चीज आनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको देनी है तो आप चुप करके जाके अदालत को दे दें, उस बात को खत्म करें, किसी इंसान को इस तरह एक्सपोज नहीं करें। बहुत ज्यादा मैं इस बात के खिलाफ हूँ। हर इंसान को पता पतला है। वक्त 100% लोग जो हैं वो हम नहीं है, हम एंजल्स नहीं है, या हम खुदा ना खास्ता कोई पैगंबर नहीं है कि हमसे गलती ना हो। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का, आपने आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। ते वक्त थियो आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो। वठूं था वक़फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। हाणे ॻाल्हि कंदासीं ओमिक्रॉन वेरिएंट जे हवाले सां। कोरोना वायरस जे वबा जो फैलाव तेज़ी सां जारी आहे। हिन हवाले सां मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची पारां पिणु अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई। मुर्तज़ा वहाब जो चवणु आहे त कराची वासियुनि खे सख़्तु उपाउ वठण जी ज़रूरत आहे। हिन हवाले सां पंहिंजी सिहत जो भरपूर ख़्यालु रखियो वञे। हिन हवाले सां वफ़ाक़ी सरकार जो पिणु चवणु आहे त कराची में ओमिक्रॉन जो क़िस्म तेज़ी सां फैलिजी रहियो आहे। ओमिक्रॉन वेरिएंट जी केसनि जी शरह 7% ताईं पहुची चुकी आहे। हिन हवाले सां डॉक्टर फैसल महमूद जो चवणु हो त कराची में सख़्तु उपाउ वठण जी ज़रूरत आहे। वधीक सख़्ती नथी करे सघिजे, पर माण्हुनि खे पंहिंजी सिहत जो पाण ख़्यालु रखणु घुरिजे। NCOC सरबराही वफ़ाक़ी वज़ीर असद उमर बि इन हवाले सां ॻणितीअ जो इज़हार कयो आहे। इन ही हवाले सां ॻाल्हाइण जे लाइ असां हिन वक़्तु असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर सईद साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो वायरस है वो क्या तेजी से फैल रहा है? जी बिल्कुल, दुनिया भर में ओमिक्रॉन के वार जारी हैं और पूरी दुनिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ था, फिर यूरोप, अमेरिका गरज के तकरीबन 100 ममालिक तक अभी पहुंच चुका है। और इसकी रफ्तार बहुत तेज़ी से फैलने की बहुत तेज़ी से हो रही, क्योंकि इसमें ऐसे तब्दीलियाँ, म्यूटेशंस हैं जो इसको फैलने में मदद देती है। पाकिस्तान में भी इसकी तस्दीक हो चुकी है और अब तक तकरीबन 50 से ज़्यादा केसेस कंफर्म हो चुके हैं सिर्फ कराची से कि ये ओमिक्रॉन के केसेस हैं, जो कि नंबर इसके हकीकत में कई ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसकी तस्दीक के लिए जीनियाती टेस्ट या सीक्वेंसिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है।
लेकिन असल में इसकी केसेस कई गुना ज़्यादा हैं और बहुत जल्दी यानी जनवरी के मिड तक ये नंबर्स मज़ीद बढ़ जाएंगे। आने वाले 2 हफ्तों में ये नंबर मज़ीद बढ़ जाएगी और ख़दशा है कि पहले जैसे खुदा न खास्ता जिस तरह डेल्टा वेरिएंट के केस में हुआ था, बहुत ज़्यादा नंबर्स बढ़ गए थे, तो अभी भी ख़दशा यही है कि 5वीं लहर की शुरुआत हो चुकी है और ओमिक्रॉन की शक्ल में ये बहुत तेज़ी से फैलने जा रहा है। तो हमें चाहिए कि इसके तदारुक के लिए आप अपनी अपनी तय कोशिश करें, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, लेकिन आवाम को भी चाहिए कि ओमिक्रॉन को की 5वीं लहर को रोकने के लिए SOPs पे अमल करें और वैक्सीनेशन जल्द से जल्द अपनी कंप्लीट कराएं। डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम्स किस तरह से जाहिर होते हैं, इसकी अलामतें, और इसका टेस्टिंग जो प्रोसेस है वो किस तरह का होता है? अब तक की जो इतलात हैं पूरी दुनिया से और पाकिस्तान में भी जो अभी तक केसेस नमदार हुए हैं, तो खुशकिस्मती से ये बहुत सीवियर केसेस नहीं है अब तक। इवन पाकिस्तान में भी कोई डेथ्स कंफर्म नहीं हुई है ओमिक्रॉन की वजह से, और जितने भी लोग इन्फेक्टेड हैं वो काफ़ी हद तक सेहतयाब हैं, उनको ऐसा कोई सीवियर सिम्टम्स नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि अभी नए केसेस हैं और जब ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तब जाके इसमें पता चलेगा कि ये कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले या ऐसे अफराद जिनको पहले से कोई बीमारी हो तो उनको ये नुकसान फिर भी पहुंचा सकते हैं, या जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई उन लोगों में बीमारी की शिद्दत बढ़ सकती है। तो ज़रूरी है कि ये हम इसकी तदारुक करें, कम से कम करें। इसकी तस्दीक के लिए एक नया टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं सीक्वेंसिंग। नॉर्मल जो कोविड है या PCR कोरोना वायरस है उसको हम PCR के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि 4-5 घंटे में उसका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन जो सीक्वेंसिंग या NGS नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है, इसके रिजल्ट्स आने में 2 से 3 दिन लगते हैं। तो इसकी वजह से इसकी इनिशियल जो कंफर्मेशन है उसमें टाइम लग रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये भी PCR के जरिए कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा मुसद्दिका इतलात या इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, लेकिन जब जैसे जैसे इसके केसेस बढ़ते चले जाएंगे तो आने वाले दिनों में PCR के जरिए इसकी कंफर्मेशन मुमकिन हो पाएगी। और ख़दशा यही है कि जनवरी के आखिर तक जो नए केसेस जितने भी होंगे वो उसमें अक्सरियत जो है वो ओमिक्रॉन की होगी। तो ये कोई अनहोनी बात फिर नहीं होगी कि हर दूसरा शख्स जो है वो ओमिक्रॉन से ही मुतासिर होगा, तो उस वक्त सीक्वेंसिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इसके फैलाव को हम कम से कम करें, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से फैलता है और खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि हमारे हॉस्पिटल्स पे रश बढ़ जाए और जो हेल्थ केयर सेक्टर है उस पर बर्डन ना बढ़े। तो उसको कम करने के लिए, उस दबाव को कम करने के लिए ज़रूरी है कि इसके फैलाव को कम से कम तर रखा जाए। डॉक्टर साहब, इसके फैलाव की वजह क्या हो सकती है? मुमकिन लोगों का केयरलेस बिहेवियर है या हिफाजती तदाबीर इख्तियार ना करना इसके फैलाव का सबब हो सकता है, या इस वेरिएंट के फैलाव के कुछ और भी असबाब हो सकते हैं? 2 अहम वजूहात है, क्योंकि ये वायरस उन लोगों में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, और वैक्सीन न लगाने वाले लोगों में वायरस की जो नशोनुमा है वो तेज़ी से होती है, और जब वायरस की नशोनुमा होती है तो उसमें चेंजेस या तब्दीलियाँ आती रहती है, जिसकी वजह से नए वेरिएंट बनते चले जाते हैं। तो वैक्सीन न लगाने वाले लोग मेन रीज़न है जो नए वेरिएंट्स की वायरस में ज़रिया बनती है। फिर वो लोग जो SOPs का ख्याल नहीं रखते वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। तो वैक्सीन न लगाना और SOPs पे अमल ना करना 2 बड़ी वजूहात है दुनिया भर में, बशमूल पाकिस्तान के, स्पेशली कि यहाँ पे लोग SOPs पे अमल करने को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते, स्पेशली जब अभी वेंटिलेशन की कम हो जाती है, सर्दी की वजह से लोग दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर रखते हैं घर के, तो उसमें ये चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक बंदे को घर में अगर ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन होता है तो तमाम घर वालों को इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वेंटिलेशन ना होने की वजह से इसका स्प्रेड तेज़ी से होगा। फिर अभी विंटर वेकेशंस हैं और काफ़ी लोग बाहर से भी आए हैं, कोई क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से बाहर ममालिक से आए हैं, तो वो ये वायरस अपने साथ लेके आए हैं, और अभी लोकली इसकी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुकी है कि लोकली अब इसकी ट्रांसमिशन हो रही है और नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं। जिस तरह अब पूरा महीना तकरीबन 1% से कम केसेस थे पाकिस्तान में, लेकिन आज के जो स्टेटिस्टिक्स है कि सिर्फ कराची में तकरीबन 8% तक केसेस बढ़ चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर है और इसमें अक्सरियत जो है ओमिक्रॉन केसेस की होगी इंशाल्लाह। अगर हम इसको कोई चाहते हैं इसको रोक लें तो ज़रूरी है कि इस पर हम SOPs पे अमल करें और वैक्सीनेशन का एहतमाम करें। डॉक्टर साहब, क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किस उम्र के लोगों को ज्यादा अफेक्ट करता है, या बच्चे से ज्यादा मुतासिर होते हैं क्योंकि बच्चों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत जरा कम होती है? ये एक नया फिनोमेना है कि अब देखने में आया कि
कम उम्र जो अफराद हैं इनको भी इसका इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बच्चों में क्योंकि वैक्सीन नहीं लगी होती तो वो इसका शिकार होते हैं। हालांकि उसमें ये अच्छी बात है कि इनके सिम्टम्स बहुत शदीद नहीं होते, लेकिन इन्फेक्शन उनमें हो रहा है। तो अभी काफ़ी केसेस ऐसे आ रहे हैं जिनमें यंग एज के लोग उसको ये इन्फेक्शन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अब उम्र की कोई कैद नहीं है कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के लिए। पहले ये ख्याल किया जाता था कि शायद बच्चों को मुतासर नहीं करता और सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को मुतासर करता है, लेकिन अभी जो नए केसेस सामने आ रहे हैं उसमें बच्चे भी शामिल हैं और 5-6 साल के बच्चे भी देखा गया है कि उनमें भी इसकी वायरस की तशखीस हुई है। तो ये एक अलार्मिंग बात है और हम जब तक SOPs पे अमल नहीं करेंगे और इस पेंडेमिक को सीरियस नहीं लेंगे तो इस पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी जो है इसमें बनती है? पब्लिक की ज्यादा बनती है या हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा होती है? क्योंकि जो पब्लिक स्पॉट्स हैं, मार्केट्स हैं, बाजारें हैं, दूसरी रश वाले स्पॉट्स हैं, वहां पे जो डिस्टेंस है वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों को अपने तौर पर भी तो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। तो ज्यादातर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुकूमत की आती है या अवाम की? इसमें कम एक जुमला इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी महफूज नहीं है जब तक सारे लोग महफूज नहीं है। नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। तो इसमें जिम्मेदारी सबकी है, अपनी अपनी जगह पे सब जिम्मेदार हैं, एक इंडिविजुअल से लेके कम्युनिटी और गवर्नमेंट। अगर ओमिक्रॉन की हम मिसाल ले लें तो एयरपोर्ट पे रोकना जरूरी था हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए। वो एयरपोर्ट पे उसको अरेस्ट करते हैं उस वायरस को वहाँ, लेकिन के इतने सारे रिसोर्सेज नहीं होते तो वो एयरपोर्ट से कोई लेके आ गया और ये कम्युनिटी में चला गया। अब ये आवाम की जिम्मेदारी है कि कम्युनिटी में इसके स्प्रेड को कम से कम किया जाएगा। रोकना तो नामुमकिन है, लेकिन इसकी रफ्तार को कम किया जा सकता है, क्योंकि अगर एक साथ हॉस्पिटल्स पे बहुत ज़्यादा रश होगा तब बहुत सारा नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। तो ज़रूरी है कि इसकी रफ्तार, फैलने की रफ्तार को कम किया जाए और इसमें इज्तिमाई तौर पे भी हमारी जिम्मेदारी बनती है और इंडिविजुअल इनफरादी तौर पे जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके इनफरादी तौर पे ऐसा जिम्मेदारी है कि अक्सर लोगों को इन्फेक्शन होता है लेकिन वो मास्क भी नहीं पहनते, वो ऑफिस से छुट्टी भी नहीं करते और वो इसको आम मामूली समझ के वो क्योंकि उसको खुद इतनी तकलीफ नहीं होती तो वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि खुदा न खास्ता किसी और बंदे को उसका नुकसान हो सकता है जिसकी मुदाफ़ती निज़ाम कम हो। तो इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और इनफरादी हमारी भी जिम्मेदारी है कि अपना हिस्सा डालें, क्योंकि दुनिया भर का ये एक मसला है, पेंडेमिक है। तो सब लोगों को चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे इसकी अलामात बता दें। इसकी अलामात वही कोविड जैसी हैं, कोरोना वायरस जैसी हैं? खांसी, नज़ला, जुकाम, नाक का बहना, जिस्म में दर्द, इसकी अलामात सेम है? बिल्कुल सेम अलामात हैं, लेकिन क्योंकि काफ़ी लोग वैक्सीन लगा चुके हैं तो उनमें इनकी अलामात निस्बतन माइल्ड होती हैं, बहुत कम होती है। उनको लगता नहीं है कि उनको कोविड है, कोरोना है। तो उस केस में टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि हल्का सा बुखार उनको होता है, कफ इतना शदीद नहीं होता वैक्सीन लगाने की वजह से कि उनकी बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी ज़रूरी है कि वो एहतियात करें, क्योंकि काफ़ी लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई, उसको इतना ज़्यादा नुकसान ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन बाकी लोगों को नुकसान हो सकता है। तो उनको आइसोलेशन इख्तियार करनी चाहिए कम से कम हफ्ता 10 दिन, ताकि वो बाकी ये मर्ज़ आगे ना फैलें। और बूस्टर डोज वैक्सीन की भी यहाँ पे ज़रूरत है कि जिन लोगों को 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है तो उनको चाहिए कि अपना तीसरा डोज या बूस्टर डोज वैक्सीन लगा लें, ताकि उनका मुदाफ़ती निज़ाम ज़्यादा मजबूत हो और ये वायरस जो मज़ीद ना फैले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इस हवाले से हमें अपडेट किया। नाज़रीन, प्रोफेसर डॉक्टर सईद हो ओमिक्रॉन के हवाले से डॉक्टर साहब जो चवण हो तेन हवाले से वधीक एहतियात करने की ज़रूरत है। सिर्फ संजी राजधानी कराची में इन केसनि की शरह के हवाले से ॻाल्हि कजे तो 7 सैकड़ों खां वधीक इन जी शरह वही पहुती है। ॿारनि के हवाले से जो चवण हो तो ॿार वधीक मुतासिर थियन था, छो तो ॿारनि में क़ुव्वत मुदाफ़ियत घटि हुजे थी, ॿार कमज़ोर हुजनि था, ॿारनि के वैक्सीन भी नथी थियल हुजे। उपान के हवाले से जो चवण हो तो SOPs ते अमल करण बुनियादी तरह असां सभिनी जी जिम्मेदारी है, हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, पर ते कोताही के हवाले से जैसे उन जिक्र कयोसीं उन जो चवण हो तो कोताही त थी है जैसे सरकार पंहिंजूं जिम्मेवारी पूरी नथी करे। यो वेरिएंट जो है ॿाहिरां आयो, ज़रूरत इन ॻाल्हि जी तो एयरपोर्ट्स से सख्त निगरानी कई वञे हा, अहिड़नि माण्हुनि जी चकास कई वञे हा ऐं उन्हनि खे कंहिं भी तरह असां शहरनि में दाख़िल थियण न ॾिनो वञे हा त शायद यो वेरिएंट एॾो तेज़ी सां न फैलिजे हा। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।